ये एनसीईआरटी के डायग्राम के बारे में, जिसमें अगर हम मोटी मोटी बात करेंगे तो पिछले 15 साल में लगभग 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। कितने? 6। और वो 6 तुम्हें ऐसे चुटकियों में बनने लग जाएंगे। कौन कौन से ईयर में आया था पीवाईक्यू? समझो कौन कौन से ईयर में आया था इस डायग्राम से। 2019, 2016, 2014, 2011, 2010, 2009। पिछले 15 साल में कितने सवाल आए हैं? 6। और इसी वासाई फ्रेंचिया से 2011 और 2010 में क्वेश्चन है। टेस्टिस, सबसे पहले टेस्टिस से आपके वासाई फ्रेंचिया से होते हुए इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से होते हुए आपका वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से और सेमाइनल वेसिकल दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना रही है जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट अपने जो भी सेक्रेशन है वो पोर कर रही है किसके अंदर? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। 2014 का क्वेश्चन। तो 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उन्होंने ऐसा बोला था कि एक शेयर टर्मिनल डक्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी दोनों के प्रोडक्ट्स, दोनों सिस्टम के प्रोडक्ट्स लेकर आती है, और उसको उस डक्ट का जो नाम है उसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन ऑसम चैनल दर्शन एकेडमी। आई एम योर ओन जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने नॉर्मल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब समझा था, उसके कुछ की पॉइंट्स थे वो डिस्कस करे थे। साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करा था। सबसे पहला जो इवेंट था वो था गैमेटोजेनेसिस, देन फिर इंसेमिनेशन, देन फिर फर्टिलाइजेशन, देन फिर इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड लास्टली पार्चुरेशन। उन सब का डिटेल वीडियो जो है वो इससे पहले में डला हुआ, तो आप वो जरूर देखिएगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो किसके बारे में देख रहे हैं हम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेनली अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इधर खसका देते हैं। ओके फाइन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो मेनली मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करवाते हैं हम। सबसे पहला जो है वो फर्स्ट डिवीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब समझो पहले। तो प्राइमरी मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सेकेंडरी इज लाइक सपोर्टिव, ठीक है, वो प्राइमरी को सपोर्ट कर रही है ताकि पूरा प्रोसेस जो है वो हो सके। तो अगर हम बात करें ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इन्हीं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही हम नाम दे देते हैं गोनाड्स। क्या नाम दे देते हैं? गोनाड्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भाई, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो मैडम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, क्यों इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला? तो हम मोटी मोटी अगर बात करें तो सारी की सारी कहानी गैमेट बनने पर है। और गैमेट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि किसने बनाया? हमारे टेस्टिस और ओवेरीज ने बनाया। तो वो जो गैमेट बनाने का जो काम होता है वो अगर टेस्टिस और ओवेरीज अपना काम नहीं करे तो क्या दूसरे जो भी सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं वो कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसमें अगर हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बनाएंगे? गैमेट्स का फॉर्मेशन कराएंगे, और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या करेंगे? हॉर्मोन्स को भी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? हॉर्मोन्स को भी बनाएंगे। चलो ठीक है, समझते। अगर मैं बात करूं मेल की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? मेल की बात कर रहे हैं। तो मेल के अंदर जो, एक सेकंड है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, हमारे पास में दो है, एक है मेल और एक क्या है हमारे पास में? फीमेल है। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? गोनाड्स की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। तो ऐसे ऑर्गन जो कि गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेल के अंदर जो गोनाड होते हैं, मेल के अंदर जो गोनाड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो कि आपके गैमेट्स बनाएंगे उसको हम बोलते हैं टेस्टिस।
और वहीं अगर हम फीमेल के अंदर बात करें तो वो आपके गोनाड्स कौन है? ओवेरीज, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी बात हो गई, ये गोनाड्स जो है वो क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेट, ठीक है। तो मैडम कौन कौन क्या क्या बनाएगी? तो अगर हम बात करेंगे टेस्टिस की, तो टेस्टिस हमारे बनाएंगे स्पर्म, और अगर हम बात करेंगे ओवेरीज की, तो ओवेरी जो है हमारी बनाएंगी ओवा या फिर एग, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि गोनाड कौन हो गए? टेस्टिस और ओवेरी, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गैमेट्स क्या बना दिए उन्होंने? टेस्टिस ने स्पर्म बना दिए, ओवेरी ने ओवा बना दिया। मैडम आपने दूसरी बात लिखी है हॉर्मोन्स की, तो हार्मोन क्या बनेंगे? चलो ठीक है, देख लेते हैं हार्मोन क्या बनेंगे। तो साथ ही साथ ये बना रहे हैं हॉर्मोन्स भी, है ना? क्या बना रहे हैं? हॉर्मोन्स भी। तो आपके जो टेस्टिस होते हैं वो बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या करता है आगे जाके वो हम सारे बात करेंगे, बस याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। वहीं अगर हम बात करें ओवेरी की, तो वो ओवा बनाती है, और कौन सा हार्मोन बनाएंगी? वो कौन सा हार्मोन बनाएंगी? आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो पूरा बात समझ में आया? गैमेट, कौन कौन से गैमेट बने? स्पर्म और ओवा बने। हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से हार्मोन बने? मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है इतनी चीज? नाउ अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो भाई अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो ये कोई भी ना गैमेट बनाएंगे और ना ही कोई हार्मोन बनाएंगे। तो फिर मैडम ये लोग करेंगे क्या? तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपकी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स जो सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? जो भी आपका रिप्रोडक्शन वगैरह होता है उसको सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे सपोर्ट रिप्रोडक्शन। कैसे सपोर्ट करेंगे? तो भाई सबसे पहली बात तो वो गैमेट्स का ट्रांसफर करवा देंगे, उनको मैच्योर कर देंगे, उनको स्टोर कर लेंगे। इस तरीके की चीजें वो कर सकते हैं। तो क्यों, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं? कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं? तो जैसे कि मान लो आपके रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हो गई, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गई, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। भाई तुमने गैमेट बना दिया, पर वो गैमेट को किसी रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा, तो डक्ट बना दी। अब वो जा तो रहा है लेकिन उसको खाना दाना पानी तो चाहिए, तो हमने ग्लैंड्स बना दी सिक्रेशन के लिए। अब चलो खाना दाना पानी भी मिल गया, लेकिन उसको किसी रास्ते से उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना दिया। तो ये जो ऑर्गन्स हो गए वो हमारे हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मतलब जो गोनाड्स हैं वो है हमारे टेस्टिस और ओवेरीज। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे पहले तो अगर अपन बात करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सिचुएटेड रहता है कहाँ पे? पेल्विक रीजन में। कौन से रीजन में? पेल्विक रीजन, है ना? कौन से रीजन में सिचुएटेड है? पेल्विक रीजन। बात समझो मैडम, पेल्विक रीजन क्या? बच्चों देखो, ये तुम्हारा सुंदर सा मुंह, ठीक है, देन फिर ये चेस्ट रीजन हो गया, चेस्ट, ये एब्डोमेन, है ना? इसी तरीके से हमारा बैक भी रहता है पीछे। समझो, ये जो आपका चेस्ट वाला जो रीजन होता है, दिस रीजन, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक रीजन।
ठीक है, कौन सा रीजन हो गया, थोरेसिक। फिर उसके बाद में आता है आपका पेट वाला रीजन। मान लो ये वाला हो गया आपका पेट वाला रीजन, ये इसको हम बोल देते हैं एब्डोमिनल रीजन्स। समझ में आया? फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में हमारे पास में नीचे एक और रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। दिस इज पेल्विक रीजन। अब कौन से रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो अगर हम थोरेसिक रीजन की बात करेंगे तो थोरेसिक रीजन में आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि लंग्स और हार्ट का जो घर है वो ये है। फिर उसके बाद में जो भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ये वाले घर में रहते हैं। साथ ही साथ आपकी जो किडनी रहती है वो इस घर में रहती है। बात समझ में आई? लास्ट आता है अपने पास में पेल्विक रीजन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही लास्ट पार्ट होता है जिसका नाम देते हैं अपन रेक्टम, वो रिप्रेजेंट होता है इस पेल्विक रीजन में। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो ये किडनी का भी, किडनी आपकी बीन शेप्ड किडनी है, लेकिन किडनी का ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सिचुएटेड रहता है इस रीजन में जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं वो सबरे के सबरे किसमें प्रेजेंट रहते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर। तो या तो मैं चाहे मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ाऊं चाहे मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ाऊं, दोनों के दोनों कौन से रीजन में हमें देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों के दोनों कौन से रीजन में देखने को मिलेंगे, पेल्विक रीजन। क्लियर हुआ इतना चीज? अब अगर हम बात करेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स की, हमने इससे पहले देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हम यहाँ पे वही बात करेंगे। एक आ जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हमने नाम दिया है गोनाड्स, और एक आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो हमने इतनी बार पढ़ लिया, हमें याद हो गया कि मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनाड्स होता है जो कि गैमेट बनाता है वो होता है आपकी टेस्टिस। ठीक है, क्या होती है आपकी टेस्टिस। आगे अगर हम बात करें फीमेल्स के बारे में, किसके बारे में बात करें हम, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अलग अलग हमने पढ़े थे, डक्ट्स होती है ना, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती है। फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है। फिर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यही पढ़ा था। इसको हम नाम दे देते हैं एसेसरी, नेसेसरी नहीं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब किसका क्या क्या काम है भाई, हमें पता है। टेस्टिस का काम क्या है, गैमेट्स बनाना, है ना, गैमेट बनाना मतलब स्पर्म बनाना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डक्ट्स का काम क्या है, ये गैमेट जो बन गया है उस गैमेट का ट्रांसपोर्ट कराना, उस गैमेट को स्टोर करके रखना, उस गैमेट का मैच्योरेशन करना, ये सारा का सारा जो काम है वो किसका काम है, डक्ट्स का। भाई वहीं पे बैठी रहेंगी तो बड़ी हो जाएंगी, बड़ा हो जाएगा मतलब स्पर्म जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। अच्छा, लेकिन भाई ऐसे थोड़ी बड़ा हो जाएगा, उसको क्या चाहिए, खाना दाना पानी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या दिए, डक्ट्स दिए। कितनी टाइप की डक्ट्स हमने दी, 3 टाइप की डक्ट्स। कितने टाइप की डक्ट्स, 3 टाइप की डक्ट। पहली जो डक्ट है
सॉरी ग्लैंड्स, कितने टाइप की ग्लैंड्स हमने दी? 3 टाइप की ग्लैंड्स। पहली जो ग्लैंड है उसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल, ओहो, पहली जो ग्लैंड है हमारी उसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड आती है हमारी उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी जो ग्लैंड हमारी आती है दैट इज बल्बो यूरेथ्रल, या फिर इसी को अपन बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। और इससे नीट में भी क्वेश्चन आए, इस चीज से नीट में भी हमें क्या देखने को मिले? क्वेश्चंस देखने मिले। समझो तुम बात को। इसको थोड़ा सा अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं हमारे डायग्राम को, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक सेकेंड है ना, बस उठा लेते हैं इसको ताकि ये इधर चले जाए। ओके, इसका पेट बेचारेगा, अच्छा आ गया है ना। अब समझो बात को। क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जो आपकी सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो 2 इन नंबर्स रहती है, 2 इन नंबर्स रहती है, मतलब 1 पेयर। क्या बोलेंगे इसको अपन? 1 पेयर। वहीं अगर अपन बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की तो वो 1 इन नंबर रहती है, सिर्फ एक सिंगल रहती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो वो भी 2 रहती है नंबर में, मतलब 1 पेयर। क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा जो है वो पेयर्ड नहीं है, या इनमें से कौन सा जो है वो पेयर्ड है, ऐसे हमें PYQ देखने को मिला। बात समझ में आ रही है? चलो आगे आता है हमारे पास में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दैट इज, समझो, एक्सटर्नल मतलब आउटर और जेनाइटेलिया मतलब कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे होंगे। तो बाहर की तरफ जो विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमें मेल्स में 2 चीजें देखने को मिलता है। एक होता है पेनिस और एक होता है स्क्रोटम। कितने देखने को मिलेंगे? 2। चलो अब हम बात करेंगे हमारी ये एनसीईआरटी के डायग्राम के बारे में, जिसमें अगर हम मोटी मोटी बात करेंगे तो पिछले 15 साल में लगभग 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। कितने? 6। और वो 6 तुम्हें ऐसे चुटकियों में बनने लग जाएंगे। कौन कौन से ईयर में आया था PYQ? समझो, कौन कौन से ईयर में आया था इस डायग्राम से? 2019, 2016, 2014, 2011, 2010, 2009। पिछले 15 साल में कितने सवाल आए हैं? 6 सवाल हमें देखने को मिले हैं इस डायग्राम से। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिवाइज करेंगे, है ना। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हो गई हमारी बीन शेप्ड, ओहो, ये हो गई हमारी बीन शेप्ड किडनी। ये हो गई हमारी बीन शेप्ड किडनी। दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, ना भी दिख रहा हो तो। और ये हो गया यूरेटर, इस तरीके से। यूरेटर जो है वो अपना जो भी सिक्रेशन होता है वो ड्रेन कर देता है एक पाउच के अंदर, एक बैग के अंदर। उस बैग का नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक बड़ी सी ट्यूब के अंदर ड्रेन कर देता है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा, ठीक है। क्या नाम रहेगा उसका? यूरेथ्रा। हो, क्या लिखा रहा भाई? जिसका नाम है यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई। चलो एक बार ये समझ लेते हैं। ये हो गई आपकी किडनी, दिस इज इधर लिख देते हैं लंबा सा, इसको हमने बोल दिया
एक तरफ देते हैं ना, इधर की साइड दे देते हैं सारी लेवलिंग। इसको हमने बोल दिया किडनी, ये जो है वो आपका हो गया यूरेटर, ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये ट्यूब को हमने नाम दे दिया यूरेथ्रा। और इस ट्यूब से आया हुआ है PYQ, ठीक है, जिसका नाम है यूरेथ्रा। और लास्ट वाला जो है इसको हम नाम देते हैं, इस ओपनिंग को जो नाम देते हैं वो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, इसीलिए यूरेथ्रल मियटस। मियटस मतलब जहाँ जहाँ मियटस टर्म आती है उसका मतलब होता है ओपनिंग। क्या बोलेंगे उसको अपन? ओपनिंग। तो अभी समझो, यूरेथ्रा जो है उसी का दूसरा नाम है यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो जो मेल यूरेथ्रा होता है, जो मेल यूरेथ्रा होता है उसका नाम है यूरिनो जेनाइटल डक्ट। और ये यूरिनो जेनाइटल डक्ट दो टर्म से मिलके बना हुआ है, एक है यूरिनो मतलब ये बात कर रहा है यूरिन की, और दूसरी जेनाइटल है मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव, ये बात कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस यूरेथ्रा से, जो ये यूरेथ्रल मियटस है, उससे किडनी ने जो भी फिल्टर करा है, जो भी यूरिन बनाई है, वो यूरिन बाहर जा रही है, और साथ ही साथ वो यूरिन बाहर जा रही है, और साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट होता है वो भी यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिसका नाम है सीमेन। सीमेन के अंदर ग्लैंड्स का सिक्रेशन भी रहता है और स्पर्म भी रहता है, उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं सीमेन। अब मैडम हमको ये तो समझ में आ रहा है कि किडनी का सिक्रेशन यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन बना रहा है, लेकिन सीमेन मेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? तो वही हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो आपका यूरेथ्रा है वो पास होता है, जो यूरेथ्रा है वो पास होता है पीनस से, है ना, जो यूरेथ्रा है वो पास होता है पीनस से, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है पीनस उससे पास हो रहा है, दिस इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इससे पास हो रहा है ना। थोड़ा सा सही बना लेते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पीनस से बाहर पास हो रहा है, तो इसका जो नाम दिया हमने वो हमने नाम दिया पीनस। और ये जो डायलेटेड पोर्शन रहता है इसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस। तो ये यूरेथ्रा जो आपका ट्यूब, ये जो ट्यूब पास हो रही है वो पास हो रही है किससे? एक्सटर्नल जेनाइट, कौन से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से पास हो रही है? दैट इज पीनस। अब ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो हमने पढ़ा था, दूसरा जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने स्क्रोटम। क्या पढ़ा था हमने? स्क्रोटम। और तुम्हें बता दें स्क्रोटम जो है वो इस तरीके से दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, इस तरीके से दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन हम एक ही तरफ की बात करेंगे। स्क्रोटम जनरली अगर हम बात करें, मान लो ये स्क्रोटम बताया हमने, तो स्क्रोटम एक पाउच है। क्या है? एक पाउच है, और उसके अंदर इस तरीके से दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये दो कंपार्टमेंट्स के अंदर इस तरीके से हमारा गोनाड दैट इज टेस्टिस, मेल गोनाड दैट इज टेस्टिस, वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पीनस के बारे में बात कर ली, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दैट इज स्क्रोटम उसके अंदर बात कर ली, उसकी बात कर ली। अब इसके अंदर हमारी इस स्क्रोटम के अंदर हमारी सिचुएटेड रहती है क्या? टेस्टिस। क्या सिचुएटेड रहती है? टेस्टिस, है ना। एक्सटर्नली सिचुएटेड रहती है, वो स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड रहती है। क्यों सिचुएटेड रहती है इसके अंदर, वो हम आगे बात करेंगे जब हम इंडिविजुअली स्क्रोटम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे तब। तो ये ओवल आपकी हो गई टेस्टिस। ठीक है, अब समझो, ये टेस्टिस जो है ये हो गई हमारी टेस्टिस,
और ये टेस्टिस जो है वो एक गोनाड है और ये हमारा गैमेट बनाती है जिसका नाम है स्पर्म। और ये स्पर्म मैडम आप बोल रही हो यहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए बाहर जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है समझो। ये टेस्टिस ने स्पर्म बनाया। ये स्पर्म जो है हमने बात करी थी डक्ट के बारे में कि वो डक्ट जो ग्लैंड जो आपकी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गोनाड है, उसका काम क्या है स्पर्म बनाने का, उसने अपना काम कर दिया। अब जो भी काम आएगा वो सारे के सारे किसका आ जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने बात करी थी किसके बारे में डक्ट्स के बारे में, है ना। तो डक्ट्स के बारे में हमने बात करी थी। तो इस तरीके से 10 से 12 डक्ट्स होती है जिसको हम नाम देते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, इसका नाम क्या है वासा इफ्रेंशिया। और इसी वासा इफ्रेंशिया से 2011 और 2010 में क्वेश्चन है, ठीक है। 2011 और 2010 में हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। और साथ ही साथ इसी यूरेथ्रा से हमें 2014 में क्वेश्चन देखने को मिला है। क्या क्वेश्चन देखने को मिला है वो तुम सर्च करोगे, ठीक है, हम तो सिर्फ बात करेंगे। चलो वासा इफ्रेंशिया की हमने बात कर ली कि ये जो स्पर्म बना है वो स्पर्म को लेकर जा रहा है। ये जो स्पर्म बना है उस स्पर्म को लेकर जा रही है ये 10 से 12 ट्यूब्स जिसको हम नाम दे रहे हैं वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो वासा इफ्रेंशिया है वो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर ड्रेन होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर ड्रेन होता है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या नाम है उसका एपिडिडाइमिस। और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एपिडिडाइमिस। क्लियर हुआ। तो टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, वो स्पर्म वासा इफ्रेंशिया से कहाँ पहुंची है एपिडिडाइमिस से, ठीक है। अब ये जो आपका वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में जो पहुंचा आपका, है ना, वो आगे जाके इस तरीके से डायलेट हो जाता है, आगे जाके इस तरीके से डायलेट हो जाएगा और किडनी के पीछे पहुंच जाता है, ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा किडनी के पीछे, इस तरीके से डायलेट होके और किडनी के पीछे पहुंच जाता है। जैसे समझो बात को, ये आपकी किडनी है तो वो ट्यूब ऐसे आई और किडनी के पीछे से होते हुए चली गई, ठीक है। तो ये आपकी किडनी आगे से थी और ये किडनी से के पीछे आ गया, तो वो ट्यूब ऐसे आई और किडनी से के पीछे आ गई है, तो ये आ गई किडनी के पीछे, समझो कि किडनी के पीछे ही है। तो इस ट्यूब का जो हम नाम देते हैं दैट इज वास डिफरेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे वास डिफरेंस। याद करते जाओ हायरार्की, सबसे पहले टेस्टिस, देन फिर आपके वासा इफ्रेंशिया, देन फिर एपिडिडाइमिस, देन फिर लास्ट में वास डिफरेंस, ठीक है। अब वास डिफरेंस जो है वो आगे से इस तरीके से डायलेट हो जाता है और ये जो डायलेशन होता है इसको अपन बोलते हैं एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, याद रखना है इसको। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में 3 ग्लैंड्स थी। कितनी ग्लैंड्स थी हमारे पास में 3 ग्लैंड्स हमें देखने को मिली थी, याद करो। सबसे पहली ग्लैंड हम यहीं से शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से, ये हमारी वो ग्लैंड है, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये हमारी वो ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल, चलो ये हो गई हमारी वो ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल, और ये सेमाइनल वेसिकल की हो गई डक्ट, ठीक है, ये उसी सेमाइनल वेसिकल की हो गई डक्ट, ये हमारी सेमाइनल वेसिकल हो गई और इसी सेमाइनल वेसिकल की हो गई डक्ट, इसको हमने नाम दिया है सेमाइनल वेसिकल और ये इसकी हो गई डक्ट।
क्लियर है? ये दोनों तुम्हें दिख रहा होगा, ये दोनों मिल रहे हैं, है ना? ये दोनों अगर हम बात करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं। तो इधर से आपका मान लो आया स्पर्म, इधर से क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है, और इधर से आपके ये डक्ट के सिक्रेशन आ रहे हैं। ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना लेती है। ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना लेती है, और इधर की भी सेमाइनल वेसिकल एक कॉमन डक्ट बना लेती है। ये भी आ गया कहाँ से? अरे रे रे रे, बोर्ड को कभी कभी तो क्या ही हो जाता है। चलो समझो, ये इधर से ये आपकी वास डिफरेंस आया, वास डिफरेंस की डक्ट है, और इधर आपकी सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है। ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं, ये कॉमन डक्ट बना लेती हैं, ठीक है? इस डक्ट का जो नाम हम देते हैं दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम देंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि इजैकुलेटरी डक्ट किन किन डक्ट से मिलके बनी हुई, तो वो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस से मिलके जो कॉमन डक्ट बनी है उसका नाम है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है उसका? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। और इधर की भी ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आ जाएगी, राइट साइड की भी, और ये लेफ्ट साइड की भी कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आ जाएगी, और ये दोनों मिलके अपना जो भी सिक्रेशन होगा वो ड्रेन कर देंगे किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। किसके अंदर ड्रेन कर देंगे? यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला, एक ग्लैंड हो गई आपकी सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, एक ग्लैंड हो गई हमारी सेमाइनल वेसिकल। एक और ग्लैंड यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जस्ट इस तरीके से सिचुएटेड रहती है, इस तरीके से सिचुएटेड रहती है। ये तो हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं इसीलिए हमको दो दिख रही है, वैसे हम अगर बात करें तो वो होती कितनी है? एक। और एक हमने एक ही ग्लैंड पढ़ी है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं वापस से, ये शाबाश। चलो, इसका जो नाम है, ये दूसरी जो आपकी ग्लैंड है उसका नाम है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी अपना जो भी सिक्रेशन होगी वो पोर कर देगी। अच्छा, कैसे होती है? ये मान लो आपका यूरेथ्रा है और पीछे की तरफ इस तरीके से सिचुएटेड रहती है, तो है कितनी? एक, लेकिन दिख कितनी रही है? दो। आगे जो यूरेथ्रा होता है, जहाँ से पीनस स्टार्ट होता है, उसके जस्ट ऊपर से ही अगर हम बात करेंगे, उसके जस्ट ऊपर से ही, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, यहाँ पे प्रेजेंट रहती है लास्ट आपकी थर्ड ग्लैंड, लास्ट आपकी थर्ड ग्लैंड जिसका नाम है, ये आपकी थर्ड ग्लैंड हो गई जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? कॉपर्स ग्लैंड। बात समझ में आई? तो मोटा मोटा अपन वापस से रिवाइज करेंगे कि देखो, आ गया ना, सीमेन आ गया, इधर से ये ग्लैंड्स का सिक्रेशन आ गया, इधर से स्पर्म आ गया, तो अल्टीमेटली आपको दिख गया नीचे। तो देखो, टेस्टिस, सबसे पहले टेस्टिस से आपके वासा इफ्रेंशिया से होते हुए इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से होते हुए आपका वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से और सेमाइनल वेसिकल दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना रही है जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट अपने जो भी सिक्रेशन है वो पोर कर रही है किसके अंदर? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। बात समझ में आई? साथ ही साथ हमने तीन ग्लैंड्स के बारे में, सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड तीसरा कॉपर्स ग्लैंड। अब PYQ क्या आया हुआ है? हमने बात करी 2019 में भी आया, 2016 में भी आया, है ना? तो 2019 और 2016 में तो ये सीधा सीधा हायरार्की पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे? हायरार्की पूछा गया। 2019 में भी और 2016 में भी। तो हम बताएंगे सबसे पहले क्या आएगा अपना? टेस्टिस, टेस्टिस के बाद में आपका क्या आ रहा है? वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद में आपके पास क्या आ रहा है? इपिडिडाइमिस। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है?
वास डिफरेंस के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास में, इजैकुलेटरी डक्ट, और लास्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा। बस यही क्वेश्चन था, हायरार्की बनानी थी हमें। चल इसके अंदर भी डायरेक्टली वासा डिफरेंशिया नहीं रहता है, कोई दूसरे कंटेंट भी रहते हैं जो हम टेस्टिस का जब कट सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। अगला आता है 2014 का क्वेश्चन। तो 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उन्होंने ऐसा बोला था कि एक शेयर टर्मिनल डक्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी दोनों के प्रोडक्ट्स, दोनों सिस्टम के प्रोडक्ट्स लेकर आती है, और उसको उस डक्ट का जो नाम है उसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी, अगर हम 14 की बात कर ली, 16 की बात कर ली, फिर हम बात करेंगे 11 की बात। तो 11 में क्वेश्चन आया था कि मान लो ये तुम्हारा जो वास डिफरेंस है, ये जो तुम्हारा वास डिफरेंस है ये ब्लॉक हो गया, वास डिफरेंस क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो क्या ये स्पर्म इपिडिडाइमिस में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो यही सवाल था, तो हमने बोल दिया नहीं जा पाएगा ऐसा। उसके अलावा क्वेश्चन ऐसा आता है, एक 2010 का क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था वासा इफ्रेंशिया जो है वो लेकर आ रही है कहाँ से, टेस्टिस से, और किस में डाल रही है, एपिडिडाइमिस या फिर वास डिफरेंस, कुछ भी जो भी करेक्ट है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो नियर बाय आंसर रहेगा उसको हम लगा देंगे। ये सवाल था। मैं चाहती तो आपको वो क्वेश्चंस विजुअलाइज कर सकती थी, लेकिन ये सुनने के बाद में आप खुद अपनी पीवाईक्यू की बुक खोलना, उसमें ज़रूर देखना कि 2014 में कहाँ पे क्वेश्चन आया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, या 10 में कहाँ पे आया, 8 में कहाँ पर आया, 9 में कहाँ पे आया, ऐसे करके। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था 2009 का, वो हमारी लेबलिंग से क्वेश्चन था। उनने हमारी लेबलिंग 2009 का जो क्वेश्चन था वो हमारी लेबलिंग से क्वेश्चन था। तो लेबलिंग से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की लेबलिंग उन्होंने हटा दी थी, उन्होंने सेमाइनल वेसिकल की लेबलिंग हटा दी थी, उन्होंने वास डिफरेंस की लेबलिंग हटा दी थी, उन्होंने आपके कॉपर्स ग्लैंड की लेबलिंग हटा दी थी, और फिर उन्होंने आपसे पूछ लिया था। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ आपके सारे पीवाईक्यूज भी इस टॉपिक से कवर हो गए। इसी का थर्ड पोर्शन जो है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हम हमारे जितने भी पीवाईक्यू साथ ही साथ एनसीईआरटी जो है वो रीड करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।